मैं 21 साल का था और मेरे ऊपर 2 करोड़ का डेट था, जो आज अगर आप देखोगे 20 साल बाद इज इक्विवेलेंट टू मे बी 20 करोड़। काफ़ी रातें ऐसी जाती थी, मैं 4 बजे सुबह उठ के बैठ जाता था। उसके बाद 2015 तक हमने कुछ नहीं रेस करा था और हमारा बैंक बैलेंस कितना था, 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा। देर अगर ऑफिस में लाइट चालू रहती तो मैं खुद जाके बंद करता था। ये खाली पैसा बर्न करके ग्रो करने का है, क्योंकि नया दूसरा इन्वेस्टर आएगा। वो टाइप ऑफ बिजनेस वी डू नॉट लाइक। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज है हमारे साथ में गेमिंग कंपनी से जिनका आईपीओ आ चुका है। कंपनी का नाम बहुत सारे लोगों ने पहले से ही कमेंट में बता दिया था मुझे। Hi everyone, this is Nitish Mitrasen, founder of Nazara Technologies, and we are India's first gaming company to go public. We develop games across a variety of products like World Cricket Championship. You would have heard of WCC2, WCC3. We do esports. We do apps for young kids like Kidopia. So there's a lot of products we are developing in the gaming space. बहुत सारे लोग आपके बारे में जानते हैं। बेसिकली आप अभी ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 6-8 महीने पहले ही सबकी नज़रों में आए थे, क्योंकि उससे पहले आप थोड़ा छुप के काम कर रहे थे, जो मैं कहूँगा। तो इस कंपनी को आपने मेरे हिसाब से शायद 2000s में शुरू किया है, इनफैक्ट उससे पहले। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ मेरा। ठीक है। मैं टेक्सटाइल फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ। माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू रन अ कॉटन मिल। ओके। बट माई फादर, जब भी मैं 6 साल का था, मेरे फादर ने मुझे एक ZX स्पेक्ट्रम खरीदा था, एक मिनी कंप्यूटर जैसा। ओके। एंड वो मेरा पैशन हो गया। 7 साल की उम्र में मैंने गेम्स कोडिंग चालू कर दी। गेम्स? हाँ। ईयर कौन सा था उस टाइम? 7 साल का 1986। ओके। उस टाइम पे गेम्स डॉस में होती थी? बेसिक लैंग्वेज, आई वॉज मेकिंग इन बेसिक लैंग्वेज। ओके। सो उसी टाइम से ये मेरा पैशन हो गया गेमिंग। और आप देखो तो अभी आफ्टर 35 ईयर्स ऑल्सो आई एम डूइंग द सेम थिंग। तो मेरी पूरी लाइफ यही करते हुए निकल गई। ठीक है। उसके बाद आपने जॉब भी करी? तो मैं बॉम्बे में कॉलेज कर रहा था, सिडनम कॉलेज में। और उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं MBA करूँगा US जाके। मोस्ट बिजनेस फैमिली जैसे करती है काफ़ी लोग। पर मैंने ये कंपनी कॉलेज में ही चालू कर दी। मेरे मेंटर थे जो अपने लीजेंडरी एक्टर शम्मी कपूर। ओके। वो मेरे मेंटर थे, तो मैं उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था। और वो मिड 90s में, लेट 90s में मेरे साथ बैठ के बहुत बताते थे कि बॉस, इंटरनेट में इतना हो रहा है, इंटरैक्टिव हो रहा है, एंटरटेनमेंट को भी इंटरैक्टिव करना चाहिए। और गेमिंग में मेरा पैशन था ही। तो ये दोनों चीज़ों को साथ में लाके मैंने सोचा मैं एक कंपनी चालू करता हूँ। ठीक है। और ये कंपनी मैंने कॉलेज में ही चालू कर दी थी। फिर आगे की स्टडीज़ कुछ हुई नहीं। तो क्या पहला प्रोडक्ट क्या बनाया था? हम लोग ने उस टाइम तो मोबाइल फ़ोन्स प्रेवलेंट नहीं थे जब भी मैंने कंपनी चालू करी थी। राइट, आपके सिंपल फ़ोन से, नोकिया वाले। तो उस पर तो गेमिंग होती नहीं थी। और अपने यहाँ ऑनलाइन फ्लैश गेम्स चल रहे थे उस टाइम। सो हमारे पास ऑनलाइन हाउजी, तंबोला, इस तरह के काफ़ी गेम्स ऑनलाइन थे nazara.com पे, जहाँ आप जाके खेल सकते थे कंप्यूटर पे। ठीक है। 1998 में? 98। ठीक है। उस टाइम तक आपने प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करा ली थी? हाँ, प्राइवेट लिमिटेड ही थी। तो nazara.com थी, फिर हम लोग ने 2000 में वी रीनेम्ड इट एज नज़ारा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। विच वाज इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी ऑफ 2000। और स्टार्टिंग में फंड्स कहाँ से आए थे? ऑफ कोर्स इनिशियली तो मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट करे होल हार्टेडली, बोथ मॉरली एंड फाइनेंशियली। ठीक है। कितना फंड लगा था स्टार्टिंग में? उस टाइम हमने शायद कंपनी में 1-2 करोड़ रुपये डाले थे 98-99 में। फिर 2000 में हमें उस टाइम के एंजल इन्वेस्टर्स भी आए थे 3, जिन्होंने कुल मिला के 75 लाख रुपीज़ डाले थे। और एक चीज़ जो मैं सबसे प्राउड हूँ कि वो जो मेरे 3 इन्वेस्टर थे जिन्होंने 2000 में 25-25 लाख डाले थे, उनका आज के दिन 100 टाइम्स या ज़्यादा हो गया मनी। पर आज तक उन्होंने शेयर्स बेचे नहीं है। ओके। नाम बताओगे आप? नाम एक राजीव चित्रभानु करके थे, है मेरे अच्छे दोस्त हैं। ही वाज आल्सो GM CEO। एक सिटी बैंक के उस टाइम ब्रायन ब्राउन करके थे। तो काफ़ी ऐसे फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स थे। ओके। एंड दे स्टिल सपोर्टिंग मी। ओके। ठीक है। उसके बाद फ्लैश ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पे चल रहा था और 2000 के आसपास .com बूम गया। फिर क्या हुआ? सो 2000 में .com क्रैश हो गया। एंड मैं कॉलेज में था। कॉलेज हो गया था एक्चुअली, फुल टाइम यही कर रहा था। इनएक्सपीरियंस था। सो मुझे .com क्रैश हो गया। अभी क्या मार्केट में माहौल है इतना समझ में नहीं आया। तो 2-3 साल में काफ़ी कोशिश करते रहा कि इस बिज़नेस को मैं कैसे चलाऊँ।
और काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी कंपनी ने उस टाइम लॉसेस भी बनाए। और 2002 तक मैं ऐसे सिचुएशन में था कि मेरे को ऑलमोस्ट 2 करोड़ का डेट था, लोन्स दूसरे लोगों से लेके रखे थे कंपनी में डालने के लिए। 2 करोड़ का डेट हो गया, ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आप इनिशियल स्टार्टिंग हो गई, 5 करोड़ खर्च हो चुके थे ऑलमोस्ट 4 साल के अंदर। आई वॉज, मैं 21 साल का था और मेरे ऊपर 2 करोड़ का डेट था, जो आज अगर आप देखोगे 20 साल बाद इज इक्विवेलेंट टू मे बी 20 करोड़। एंड आई डिडंट हैव अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू बिकॉज़ द कंपनी वाज नॉट मेकिंग मनी। सो थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन था। इसलिए मैं काफ़ी लोगों को अभी बोलता हूँ कि मैंने हार्वर्ड जाने से बेटर और मोर एक्सपेंसिव MBA इधर बैठे बैठे ही कर लिया उस 3-4 साल में, राइट। कि काफ़ी सीखा उस टाइम कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस कैसे मीट करें, नए बिजनेस को कैसे करें, थोड़ा एक करेज कैसे डेवलप करें। बस काफ़ी ऐसे मुझे भी काफ़ी रातें ऐसी जाती थी, मैं 4 बजे सुबह उठ के बैठ जाता था कि मैं सैलरी कैसे पे करूँगा, डेट कैसे रीपे करूँगा, जैसे सबको होता है। आई वॉज यंग दैट टाइम, सो एक्सपीरियंसेस उस टाइम तो बहुत मुश्किल थे। पर अगर आप पूछिए कि नज़ारा की सक्सेस, हाउ नज़ारा हैज़ बीन एबल टू सस्टेन ओवर सच इतने लंबे टाइम तक कैसे हम लोग ने सस्टेन करा है और हमें जो भी सक्सेस मिली है उसका उस टाइम की जो एक्सपीरियंसेस हुई उसका एक बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन था। ठीक है। तो 2002 तक ये सिचुएशन था। ठीक है। 2003 से थोड़ा मेरे को एक बिजनेस हाथ में मिला मैसेजिंग साइड पे, गेमिंग में नहीं, मैसेजिंग में। ठीक है। जहाँ मैं पैसा बना पाया और जो मेरा डेट था सारा क्लियर कर पाया। मैसेज क्या था, OTP सर्विसेज? काइंड ऑफ उस टाइम की OTP सर्विस मैं ऑपरेटर से लेके एंटरप्राइज को बेचता था। ठीक है। तो बट मेरा दिल तो गेमिंग में ही था, राइट। वो एक बार करना पड़ा तो करा, पार्ट नज़ारा का ही था। नज़ारा का ही पार्ट था, ठीक है। करना था तो करा, बट दिल वॉज अबाउट गेमिंग। सो देन आई सेड 2004 तक मैं वापस गेमिंग में आ गया। ठीक है। तब तक सारा डेट उतर चुका था सब। सो 2004 पे क्लीन स्लेट था, बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है। राइट। अच्छा अभी वापस गेमिंग करेंगे, राइट। जब तक मोबाइल फ़ोन्स आने लग गए थे जिसमें डेटा अलाउड था, जावा चलता था, नोकिया सीरीज 60 पॉपुलर हो गया था। अच्छा अभी मोबाइल पे बनाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन छोड़ देते, मोबाइल पे फोकस कर दे। सो हम लोग ने शुरू में क्रिकेट गेम्स बनाना चालू करा 2004 में। ठीक है। तो हमने अच्छे क्रिकेट गेम्स बनाए, पर उस टाइम जो मॉडल हमें करना था, हमें मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ टाई अप करना था और उनके ज़रिए ये गेम्स को कंज्यूमर को बेचने थे। बस जो मोनेटाइजेशन मॉडल था वहाँ से ही पॉसिबल था कि हम लोग छोटे छोटे अमाउंट 10 रुपया 20 रुपया कलेक्ट कर पाए। क्रेडिट कार्ड से तो कोई पे नहीं करता। और मुझे जो कठिनाई आ रही थी कि मैं अननोन कंपनी था, छोटी कंपनी था, तो भले ऑपरेटर्स मुझसे बात नहीं करते। सो एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे मैं सोचा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो मेरे ध्यान में आया कि क्रिकेट का गेम बना रहे हम लोग, आज के दिन सबसे बड़ा क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर। उस टाइम तो सचिन तेंदुलकर 2004 में पीक में था, ही वॉज द गॉड ऑफ क्रिकेट। एंड आप लोग सब लोग ही उस जेनरेशन से आते हैं कि सचिन वॉज द गॉड ऑफ क्रिकेट फॉर अस, राइट। तो मैं बोला मेरे को सचिन के साथ टाइप करना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा ढूंढा कि सचिन का एजेंट कौन है, उनसे कनेक्ट करा। सचिन के एजेंट से कनेक्ट करके फिर वोल्टेल होता था उस दिन, उस टाइम। फिर कुछ 6 महीने आगे बातचीत करके एक दिन ऐसा आया जब भी मेरी सचिन के साथ मीटिंग सेटअप हुई। तो मैं गया, सचिन स्टेज इन हिज बैंड्रा हाउस। आई वाज सिटिंग इन हिज लिविंग रूम। ही हैड गॉन टू द जिम। तो जिम से आए और वर्ल्ड कप की कुछ तैयारी चल रही थी, ऐसा कुछ था, या कोई सीरीज की तैयारी चल रही थी। सो ही वाज इन दैट प्रैक्टिस मोड। सो ही देन ही केम टू हिज हाउस। आई वाज वेटिंग फॉर हिम एंड ही मेट मी। पहले तो ऑफ कोर्स आई वाज वेरी ऑड बिकॉज आपके सामने सचिन बैठे, आप डिस्कस कर रहे हो। आई एम 23, 24। आई वाज वेरी एक्साइटेड, बट देन आई शोड हिम एवरीथिंग। मैंने ऑल्सो क्या करा था, एक हमारे क्रिकेट गेम में सचिन का एक फिगर बना के लेके गया था, सो ही कुड सी कि वो कैसे दिखेंगे गेम में। ठीक है। सो उनको बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। उनकी जो फीस थी उस टाइम, एंडोर्समेंट फीस साल की $1 मिलियन होती थी, 5-6 करोड़ रुपया। वो तो मैं दूर दूर से अफोर्ड नहीं कर सकता था, विच आई टोल्ड हिम। बट उनको जो बात अच्छी लगी, जो मैंने उनको बोली कि पैसे के अलावा ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिससे आप आज के यूथ को कनेक्ट कर सकते हो। आपका जो फ़ैन बेस है
उनको एंगेज कर सकते हो, एंड ही रियली लाइक दैट, राइट, कि ही इज गॉट सच ए लार्ज फैन बेस, उनका एक इंटरेक्शन है, इस कारण से उन्होंने मुझे वो डील दे दी। ठीक है। तो अभी सचिन की डील मेरे को एक्सक्लूसिवली मिल गई। और ये कुछ अमाउंट का हुआ था या फिर? हुआ था स्मॉलर अमाउंट से, अभी तो बहुत टाइम हो गया, बट जैसे मैं बोला जितना उनका एक्सपेक्ट, उनकी जो एंडोर्समेंट फी थी उसके आसपास किधर नहीं था। 1/10 हो गया होगा। करेक्ट। तो उससे क्या हुआ कि मेरे को ये ऑपरेटर्स की टाइप्स बहुत जल्दी मिल गई। सचिन उस टाइम एयरटेल के ब्रांड एम्बेसडर रहते थे। ठीक है। तो मैं एयरटेल को बोला, बॉस आप मेरे साथ पार्टनर कर लो, नहीं तो आपके कॉम्पिटिटर को मैं सचिन का गेम दे देता हूँ। तो फटाफट मेरे सब टाइप्स हो गए। एक एयरटेल के साथ हुआ, फिर एयरटेल के साथ हुआ, तो ये इंस्टॉल वाली थी सिम्बियन बेस्ड या फिर वेब बेस्ड? इंस्टॉल सिम्बियन बेस्ड, ठीक है। राइट। सो इस दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक थ्रू ऑन वर्किंग विद द मोबाइल ऑपरेटर्स। सो हम लोग ये करते गए और भी गेम्स बना रहे थे। इन बिटवीन मैं आपको रोकना चाहूँगा, मुझे समझाओगे मोबाइल ऑपरेटर का बिजनेस कैसे होता है? मतलब सो मोबाइल ऑपरेटर का बिजनेस उस टाइम कैसे चलता था कि आप ये मोबाइल ऑपरेटर के स्टोर पे, ऑनलाइन स्टोर पे डाल देते थे गेम। ठीक है। मोबाइल ऑपरेटर मार्केटिंग करता था अपने कंज्यूमर को, कंज्यूमर को कम एंड पे फॉर द गेम 50 रुपीज़ और 30 रुपीज़ और 99 रुपीज़, ठीक है। और वो फिर गेम उनके फ़ोन पे इंस्टॉल हो जाता था। ठीक है। पैसा मोबाइल ऑपरेटर चार्ज करता था या तो पोस्टपेड बिल में या अपने प्रीपेड बैलेंस से काट देता था, ठीक है। और हमें उसका एक सर्टेन रेवेन्यू शेयर उस टाइम 30% 40% हमें मिल जाता था। ठीक है। तो 100 रुपये का गेम बिका, उसमें से 30-40 रुपया हमें मिल जाता था। ठीक है। उसका सर्टेन परसेंटेज हम लोग फिर समझो सचिन को दे देते थे, ठीक है। बाकी हमारा मार्जिन रहता था। दैट वाज द बेसिक मॉडल। ठीक है। करेक्ट। समझ गया। सो दैट वाज अ इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू फॉर द कंपनी विच काइंड ऑफ स्टार्टेड अस डाउन अ पार्ट ऑफ मोनेटाइजेशन। फिर भी सच्ची बात बोलूँ तो 2004, दिस वॉज क्लोजर टू 2005 टिल 2007 हम लोग कोशिश बहुत कर रहे थे, बट जितना रिजल्ट आ रहा था मोनेटाइजेशन में बहुत कम था। और उसकी कारण थे डेटा पेनिट्रेशन बहुत कम था मार्केट में, अवेयरनेस बहुत कम थी। मतलब उस टाइम पे फ़ोन पे ऐप लेना बहुत बड़ी बात होती थी। तो हम लोग कोशिश तो बहुत एफर्ट मारे उस टाइम 2005 और 2007 के बीच में, बट मोनेटाइजेशन इतना खास कुछ था नहीं। 2005 में एक और अच्छी बात हुई, जो मेरी सचिन की डील हुई थी 2004 के मिड में, तो उससे हमें थोड़ी मीडिया पब्लिसिटी भी मिली। एंड मैं आपको बताऊंगा मीडिया पब्लिसिटी से फ़ायदा क्या होता है। मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था CNBC पे। CNBC ने मुझे बुलाया कि आपने गेमिंग कर रहे हो, आपने सचिन के साथ डील करी है, तो आप इसके बारे में थोड़ी बात करिए। उनका उस टाइम प्रोग्राम यंग टर्क्स करके भी उस टाइम भी होता था। सो आई वाज ऑन दैट प्रोग्राम। तो मैंने वो प्रोग्राम एयर हुआ। अगले दिन जब भी मैं सुबह ऑफिस में आया तो मेरे को एक नोट था मेरे ऑफिस में कि मिस्टर संदीप सिंगल फ्रॉम वेस्टब्रिज कैपिटल हैड कॉल्ड फॉर यू। तो मैं उनको फ़ोन बैक करा। तो उस टाइम वेंचर कैपिटल सब इतना समझता नहीं था। सो आई स्पोक टू हिम एंड ही सेड, आई सॉ योर इंटरव्यू, आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग, वी आर एक्टिव इन्वेस्टर्स, हमें टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो आप थोड़ा हमें और बताइए। तो ये सिलसिला शुरू हुआ वेस्टब्रिज के साथ। वापस 6 महीना हमें लगा डील करते हुए, और फिर एक दिन मैं उनके ऑफिस में गया। उनका ऑफिस बैंगलोर में ही था। तो ऑफिस में एंटर करा, उनकी जैसे मेरी कॉन्फ्रेंस रूम अभी है ना, वैसी कॉन्फ्रेंस रूम थी, 20 सीटर 25 सीटर, और उनकी कोई इन्वेस्टर मीटिंग चल रही थी, तो सारे उनके इन्वेस्टर भी आए हुए थे, तो पूरा रूम फुल था। और फिर मैं वो रूम में गया, आई वाज 24 दैट टाइम आई थिंक, एंड आई प्रेजेंटेड द कंपनी एंड देन दे मेड मी ऑफर, जैसे आजकल टीवी पे ऑफर होता है शार्क टैंक और सब पे। एंड दे सेड कि ये हमारा ऑफर है, आपको सोचना है तो सोच लीजिए और हमें बता देना। अब जब तक 4-5 साल निकल गए थे, मैं कंपनी काफ़ी स्ट्रगल करी थी। तो दे ऑफर मी $1.5 मिलियन। उस टाइम डॉलर 40 रुपीज़ होता था, तो 6 करोड़ रुपया था, एंड एट अ लो वैल्यूएशन। तो मैं बोला, मैं बैठे बैठे सोचा कि बॉस अगर अभी मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, शायद बाद में इनका माइंड चेंज हो जाए। तो मैंने उधर के उधर बोल दिया कि बॉस मेरे लिए डील ठीक है, लेट्स शेक हैंड्स एंड क्लोज इट। मतलब लो वैल्यूएशन, मतलब कितनी इक्विटी गई? उनको 40% मिला था। ओके। ठीक है। राइट। सो
that was also a big help to the company because then we could invest थोड़ा एक पीसफुल माइंड से वी कुड प्लान आउट कि क्या करना है कैसे करना है और हमें 2-3 साल का और लाइफ लाइन मिल गया कि ये मार्केट जब तक ग्रो है जब तक हम लोग कुछ करेंगे 2007 के बाद 2-3 चीज़ हुई जिससे हमारा बिजनेस काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रो होने लग गया। एक तो मोबाइल ऑपरेटर्स ने डेटा को पहले क्या है आपको डेटा अपने मोबाइल पे अगर एक्टिवेट करना होता तो आपको एक प्लान सब्सक्राइब करना पड़ता है 499 रुपीज़ एक्सेट्रा। अभी 2007 के बाद उन्होंने क्या करा पे एज यू गो लॉन्च कर दिया डेटा। मतलब आप सिम लगाओ आपको डेटा आपको सेटिंग्स आ जाएंगी और आपका डेटा चालू फिर आप जितना यूज़ करोगे MB GB उस पर आप चार्ज होगे। तो सडनली डेटा पेनिट्रेशन एक्सप्लोड हो गया। ऑल्सो आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स आने लग गए मोर फोन्स पीपल वर गेटिंग विच वर एबल टू प्ले गेम्स। तो ये सब कारण से हमारा बिजनेस मॉडल काफ़ी बढ़ गया। जो टेलको वाला जो ऑपरेटर वाला बिजनेस मॉडल था उसके रेवेन्यूज काफ़ी बढ़ गए। अब जब तक मेरे इन बिटवीन आप उनको नई नई ऐप्स बना के देते लोग बनाते थे हम लोग दूसरे लेके भी आते थे हम लोग उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स में 2007 में इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग कंपनीज थी मैंने उनके साथ भी पार्टनर कर लिया था कि आप इंडिया में आप गेम्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो मेरे पास एक अच्छा कैटलॉग हो गया था पोर्टफोलियो हो गया था। सो उसके बाद रेवेन्यू स्टार्टेड ग्रोइंग और जब तक क्योंकि 98-99 से 2007 तक ये फायर से गुजर कर मेरा दिमाग हो गया था कि बॉस जो भी काम करो उसमें पैसा बनना चाहिए प्रॉफिट बनना चाहिए नहीं तो मत करो। राइट माई माइंडसेट हैड बिकम लाइक दैट राइट कि द बिजनेस हैज़ टू जनरेट मनी एंड हैज़ टू जनरेट प्रॉफिट्स। तो उसमें मैंने 2-3 चीज़ करी। एक तो मैंने बिजनेस को बहुत लीन एंड मीन टीम रखी थी बहुत बड़ी टीम नहीं फैलाई थी। दूसरा एसेट लाइट बिजनेस मॉडल करा था कि मैं ऐसे नहीं कि बहुत लोग को रख के बहुत डेवलपमेंट करूँगा। मार्केट भी उस टाइम इतना सपोर्ट नहीं करता था तो एसेट लाइट मॉडल रखा। तीसरी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि प्रॉफिट बनना चाहिए और लाइफ में कभी डेट की तरफ जाना नहीं है। ये एक्सपीरियंस सिखा दिया। राइट ये 3-4 चीज़ मेरे माइंड में बहुत सेट हो गई थी। एसेट लाइट समझाओगे कि आप क्या कर रहे थे मतलब किसी और की बनी बनाई ऐप को एक्वायर कर रहे थे? जैसे मैंने बोला मैंने इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के साथ अभी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक आर्ट जैसी गेम बनाने जाता तो हमको 200 लोग की टीम रख के बनानी पड़ती राइट वो फिर भी मैं बना नहीं पाता। यहाँ मैंने उनके साथ पार्टनर कर लिया। मैं बोला आपको 70% मैं दे दूंगा 30% मैं रख लूँगा बट इट वॉज एसेट लाइट। मेरे को कुछ उसमें डेवलपमेंटल कॉस्ट मिनिमम था राइट। माई फोकस वॉज मोर ऑन क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म बनाना मार्केटिंग करना कस्टमर सपोर्ट करना वो सब मैं कर रहा था। सो उससे क्या हुआ कि 2007 से 2010 तक हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छे से ग्रो हुआ और हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत अच्छे से ग्रो हुए और हमने काफ़ी कैश बनाना चालू करा। फिर 2009-2010 में मैंने सोचा कि अगर ये मैं इंडिया में ये मॉडल अच्छा सक्सेसफुल हो गया है वाई आई कांट टेक इट टू अदर मार्केट्स। मोबाइल फोन्स तो अभी पेनिट्रेशन सब जगह। तो पहला नया मार्केट मैंने चालू करा था श्रीलंका। ठीक है। फिर वहाँ से सक्सेस लेके हमने मिडिल ईस्ट में दुबई में चालू करा फिर बांग्लादेश गए फिर एयरटेल के साथ हम लोग अफ्रीका गए। सो अगले 3-4 साल में हम लोग ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज़ में गए इस बिजनेस मॉडल को लेके। और पर तब तक तो थोड़ा वाईफाई भी बढ़ रहा था प्ले स्टोर भी आ चुके थे तो आप वहाँ पे भी थे? वहाँ पे भी थे ठीक है। पर ये मॉडल भी हमारा अच्छा चल रहा था और अभी भी काफ़ी मार्केट्स में जहाँ हम लोग काम कर रहे थे अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट द बेस्ट वे टू गेट पेमेंट्स माइक्रो पेमेंट्स और स्टिल द टेलको। वहाँ कुछ कार्ड क्रेडिट कार्ड और सबका पेनिट्रेशन कुछ था नहीं। तो ये मॉडल हम लोग ने काफ़ी कंट्रीज़ में लेके गए एंड काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। और आपको मैं पर्सपेक्टिव दूंगा कि जो हमारा टोटल फंड रेज था 2005 में 6 करोड़ रुपया था 2007 में 6 करोड़ रुपया था जो वेस्टब्रिज ने और डाला था। हमने टोटल 12 करोड़ रुपया रेज करा। तो जो आपने उस फिर इक्विटी गई थी दूसरे राउंड में भी फिर भी गई थी इसलिए ठीक है। बट आप बताओगे आप क्या गया था उस टाइम तो हमारा वैल्यूएशन हायर था उस टाइम हमारी एडिशनल और 15% या 20% गई मतलब ऑलमोस्ट 60% ही मान के चलूँ मैं या फिर वेस्टब्रिज का 60% इक्विटी था हमारे कंपनी में एक पॉइंट ऑफ टाइम तक। तो उसके बाद जो हमने 12 करोड़ रेस करा था उसके बाद 2015 तक हमने कुछ नहीं रेस करा था। हाँ और हमारा बैंक बैलेंस कितना था 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा।
ये 2015 तक। हाँ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल आवर प्रॉफिट दैट वी आर अक्यूमुलेटेड। ठीक है। एंड मेरे को एक चीज़ लाइफ में थी, बॉस कॉस्ट एकदम कम रखने का है। ठीक है। जिस दिन मैंने 200 करोड़ भी बैंक में रखा था, बट किधर अगर ऑफिस में लाइट चालू रहती तो मैं खुद जाके बंद करता था। ऐसे मेरे दिमाग में घुस गया था कि बॉस कॉस्ट को तो एकदम पकड़ के रखने का है और प्रॉफिट मार्जिन को मैक्सिमाइज करने का। वी आर ऑपरेटिंग 50% एबिटा मार्जिन द बिजनेस, 40 to 50% एबिटा मार्जिन। बट अभी 2000 तो वैसे कंपनी अच्छी सेट हो गई थी। ठीक है। इन बिटवीन आपके पास कैश भी था तो आपने अपने शेयर्स बायबैक करने का नहीं सोचा? थोड़ा बहुत करा भी हमने, अच्छा। बट नॉट अ लॉट। ठीक है। जितना कर सके थे हमने करा था। ठीक है। बट मोर देन बाय बैक मेरा इंटरेस्ट था कि कंपनी को मजबूत कैसे करें और इस कैश को यूज़ करके ये कंपनी को बड़ा कैसे करें। हाँ, मेरा इतना, आप बोल सकते हैं अच्छी बात है या बुरी बात है, मेरा फोकस मेरे शेयर होल्डिंग में कम था। मेरा सारा दिमाग खाली था कि नज़ारा को बढ़ा कैसे करें। ठीक है। हाँ, अगर मैं 50% ओन करता हूँ या 20% ओन या 2% ओन करता, दैट वाज नॉट द पॉइंट फॉर मी। आई वाज नॉट चेजिंग पर्सनल डेवलपमेंट। मेरे एक माइंड में हो गया था कि बॉस ये कंपनी को बड़ा करने का, तो सारा फोकस उसी पे था। और उस फोकस से कंपनी में अगर पैसा था तो पैसे को यूज़ करके कंपनी को कैसे ग्रो करें, वो प्रायोरिटी थी। ठीक है। इतना नहीं कि बाय बैक करें, अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाए, वो सब फोकस नहीं था। अब 2015 तक क्या हुआ, मार्केट बहुत खुल रहा था और जो मेरा ड्रीम था 98 में कि एक दिन इंडिया में गेमिंग बड़ा बनेगा, 2015 में वापस मेरे को दिख रहा था कि बॉस अब तो होने वाला है। बिकॉज अभी आपका एंड्रॉयड पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गया था, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स हो गए थे, डिवाइसेस बहुत बेटर हो गई थी, गेमिंग डिवाइसेस हो गई थी, टच स्क्रीन हो गया था, साउंड अच्छा है, डेटा फास्ट है, डेटा कॉस्ट कम है, अवेयरनेस बढ़ गई थी। तो मुझे दिख रहा था कि इंडिया अभी सच्ची मुच यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब मेरा फोकस तो खाली ऑपरेटर बिजनेस था, टेलको बिजनेस था, पर उसके बियॉन्ड भी गेमिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने सोचा कि इसको कैसे बढ़ाएं। तो पहली चीज़ तो मैं बोला कि एक मेरे फादर मेरे साथ काम कर रहे थे, ही वॉज throughout he was as a mentor helping me out and all, and he was chairman of the company. but उसके अलावा मैं बोला कि ऑपरेशनल लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन टू कम इन एंड वर्क विथ मी टू स्केल दिस बिजनेस थोड़ा इम्पोर्टेंट था। तो मनीष अग्रवाल जो आज हमारे सीईओ है, वो पहले रिलायंस गेम्स के सीईओ रहते थे, उनको मैं पहले से जानता था। तो मैं उनको मिला, उनको कन्विंस करा कि ये मेरा ड्रीम है, आप आइए। ही केम, बट वो ऑलरेडी रिलायंस गेम्स के सीईओ थे। तो बोले मैं सीईओ ऑलरेडी हूँ, नज़ारा के सीईओ तो आप हो, तो मैं कैसे आऊँगा। तो ऐसे बॉस आप आके सीईओ बन जाइए, और मैंने सीईओ का पोस्ट छोड़ दिया। आई बिकेम अ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वो एक बहुत अच्छा मूव था, बिकॉज बैंडविथ ऑफ 1+1 बिकेम 11 in terms of bandwidth, right, as a 2-member team, and we really formed a very good working relation. Now he's in the company almost 7 years, and company has done very well, he has done well, we have done well, so it's worked out very well for all of us. उसके बाद हमने क्या करा, हम बोले कि हम खुद तो बिजनेस अपना बनाते रहेंगे, बट ये गेमिंग अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी होने वाली है, और इतने अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं आज के, इतना पैशन है, हम उनके साथ जुड़ के कुछ और भी भरा कैसे बना सकते हैं। हम खुद का काम तो करते रहेंगे, पर कुछ ऐसा अगर प्लेटफॉर्म बना पाए जिसमें दूसरे एंटरप्रेन्योर्स भी जुड़ पाए ये गेमिंग स्पेस में, जिनका एक पैशन है, जिनका एक ड्रीम है गेमिंग के बारे में, और हम लोग एक टीम बन के कुछ बड़ा काम करें, तो और भी मज़ा आएगा। और फिर बाद में जब ये चाइनीज़ कंपनी आएगी या दूसरी कंपनी आएगी ये मार्केट को लेने के लिए, अगर हमने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया है तो हम लोग कम्पीट कर पाएंगे। ये तो हम लोग स्टैंड अलोन चैलेंज रहेगा। उस थॉट से एक हमारा थॉट एमर्ज हुआ कि हम लोग एक फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। भी आपको याद रहेगा हमारे पास कैश तो ऑलरेडी था इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस तरीके से हमने अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चालू करा। हमने नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया जो वर्ल्ड क्रिकेट चैम्पियनशिप बनाती है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट गेम्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, या नॉर्डविन जो ई स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी है, या एक बॉम्बे बेस्ड कंपनी थी पेपर बोट ऐप्स जो एक बच्चों के ऐप्स बना रही थी, किडोपिया, बहुत अच्छा काम कर रही थी। ऐसे अलग अलग कंपनीज में, स्पोर्ट्स कीडा जो स्पोर्ट्स कंटेंट
काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी बनाती है, ऐसे काफ़ी कंपनीज में हमने इन्वेस्ट करा। हमने टोटल इन्वेस्ट किया, एक्वायर किया मतलब, या फिर? हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी कि हम लोग मेजॉरिटी स्टेक लेंगे, ठीक है। कुड बी 51% टू 60% टू 70%, बट हम फाउंडर को एम्पावर करेंगे कि आप 100% बिजनेस अपने तरीके से चलाओ, अपने हिसाब से चलाओ, हम लोग आप सपोर्टिंग रोल प्ले करेंगे, हम लोग आके आपका बिजनेस नहीं चलाएंगे, हम लोग आके इंटरफियर नहीं करेंगे। सो दैट वाज आवर स्ट्रैटेजी विच वर्कड वेरी वेल, एंड मेनी ऑफ द जो भी कंपनीज हमने खरीदी 3 साल में उन्होंने ग्रोथ कर ली 5x 10x ऑफ रेवेन्यू, उससे ओवरऑल प्लेटफॉर्म भी काफ़ी बढ़ा, और इस तरीके से हमने ये बिज़नेस ग्रो करा है। 2018 में हमने वी वर फॉर्चुनेट टू कैच द अटेंशन ऑफ मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, जो आप जानते हो, बिग बुल ऑफ इंडिया, एंड आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ दैट बिकॉज वो ज़्यादातर टेक कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, उनको लॉस मेकिंग कंपनीज नहीं समझ में आ रही थी, बट ही लाइक नज़ारा, ही लाइक आवर ability to understand cash flow, generate profit, and also sustain over very long period of time without giving up. इन कारणों से उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट करा, 180 crores ही इन्वेस्टेड। ही एक्चुअली बॉट दूसरे का वेस्टब्रिज का स्टेक खरीदा, वेस्टब्रिज ने एग्जिट करा मिस्टर झुंझुनवाला और IIFL को, एंड वेस्टब्रिज मेड बिटवीन एवरीथिंग दे गॉट अ रिटर्न ऑफ 1000 crores ऑन द इन्वेस्टमेंट that they had done investment 2005, so they were happy and I was happy कि मेरे इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करे उनको मैंने एक अच्छा रिटर्न दिया। वो भी एक मेरे लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि anybody who is willing to bet on me, I want to do the best in my, सबसे एफर्ट करने का है कि उनको अच्छा रिटर्न मिले, so that made me happy। फिर हमने 2018 में IPO ट्राई करा, और IPO इसलिए करना था, ऐसे बॉस इंडिया में गेमिंग भरा होने वाला है, इंडिया की कंपनी को पहला IPO इंडिया में करके एक प्लेटफॉर्म भरा बनाना चाहिए, एक नाम बनाना चाहिए, एक पोजीशन बनाना चाहिए कि बस इंडिया की खुद की कंपनी ने यहाँ IPO करा है, ना कि बाहर की कंपनी आके इधर कुछ कर रही है, राइट। इस हिसाब से हमने करा, एंड 2018 में जब तक हम लोग तैयार हुए, हमारे लिए भी पहली लर्निंग एक्सपीरियंस थी, तो जब तक तैयार हुए, जब तक मार्केट भी काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो हमने एक स्टेप बैक लिया कि थोड़ा रुक के करते हैं। फिर टाइम निकल गया, हम लोग भी काम में बिजी हो गए, फिर हमने वापस पैंडेमिक के बीच में हमने सोचा कि अभी हमारा बिजनेस अच्छा लग रहा है, ग्रोथ भी अच्छी हुई है, ये अच्छा टाइम है, तो जून 2020 में हमने काम चालू करा उस पर, एंड फाइनली हमारा IPO हुआ मार्च 21 में। वी वर वेरी लकी, वी वर वन ऑफ द मोस्ट ओवर सब्सक्राइब्ड IPO, हमारा ऑलमोस्ट 150 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ IPO का। फॉर्चुनेटली फॉर अस ऑल्सो IPO प्राइस से हमारा शेयर काफ़ी ऊपर गया, बट हमारा फोकस इज़ ऑलवेज नॉट सो मच ऑन द शेयर प्राइस, इट्स ऑन द बिजनेस की जो 20 साल से जो जिस तरीके से हम करते आए वैसे ही सोच से आगे करते जाएंगे तो काम बढ़ते रहेगा। रोज कुछ नया तो लर्न करना ही है, उसमें कोई दो बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम ही सब चीज़ में एक्सपर्ट हैं, हर रोज़ आप कुछ नया ओपन माइंड रखेंगे तो हर दिन कुछ नया लर्न करेंगे, वो बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करेंगे। बट अब आज के दिन हम लोग 2030 का फोकस लेके चल रहे हैं, और जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं अगले क्वार्टर में क्या होना चाहिए, क्या रिजल्ट देना चाहिए, उससे शेयर मार्केट पे क्या होएगा, वो बिल्कुल नहीं सोचते। 2030 में क्या होना चाहिए वो उस सोच से ही हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। पहले तो जो 2016 के आसपास के थे, उस टाइम पे आप सिम्बियन से स्विच होके एंड्रॉयड iOS पे आ गए थे, आ चुके थे उसके बाद? आ चुके थे। तो उस टाइम पे भी एसेट लाइट चल रहा था या अपना खुद का डेवलपमेंट चल रहा था? नहीं, हमारा ज़्यादातर एसेट लाइट ही था, तो हम लोग एग्रीगेट कर रहे थे, फिर हमने थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट चालू करा, हम लोग ने बच्चों के गेम्स के साथ चालू करा, हम लोग ने पार्टनर करा फॉर एग्जांपल ग्रीन कोल्ड के साथ, वो लोग छोटा भीम का IP था, तो हम लोग ने छोटा भीम पे गेम्स बनाए, फिर अलग अलग ऐसे किड्स के IPs के गेम्स बनाए, उसमें हमें काफ़ी सब्सक्राइबर्स मिले, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स मिले, तो उससे हमने थोड़ा हमारा डेवलपमेंट भी चालू करा। और दूसरा, जब IPO आया तो किस वैल्यूएशन पे आया और कितना ऑफर फॉर स्टेक था? ऑल्दो ये चीज़ डेटा ओपन है, पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सो हमारा IPO 100% ऑफर फॉर सेल था, एंड प्रिडोमिनेंट सेलर वाज इंडिया इन्फोलाइन। इंडिया इन्फोलाइन ने 20% स्टेक लिया था 2018 में उनके प्री IPO फंड से,
तो उनका जो प्री आईपीओ फंड होता है उनका स्ट्रैटेजी रहता है कि जो कंपनी आईपीओ जाने वाली है उसमें हम वो लोग स्टेक लेते हैं एंड आईपीओ के टाइम पे या आईपीओ के थोड़े बाद वो स्टेक को एग्जिट कर देते हैं। वो उनका बिजनेस मॉडल है। सो इंडिया इन्फोलाइन ने पूरा एग्जिट कर दिया आईपीओ में। प्रोमोटर्स ने बहुत छोटा स्टेक बेचा था, लगभग 2% या ऐसा कुछ, थोड़ी लिक्विडिटी के साथ, बहुत इतने साल से हम लोग काम कर रहे थे। बाकी तो कंपनी में पैसा इसलिए हमने रेज उस टाइम नहीं करा क्योंकि एक तो कंपनी में पैसा अच्छा था, प्रॉफिट्स थे, तो हमको शेयर होल्डर्स को फर्दर डाइल्यूट नहीं करना था। और हमें लगा कि जो हम लोग शेयर प्राइस जो वैल्यू पे ला रहे थे 1100 रुपये के प्राइस पे, हमें लगा कि वो अंडर वैल्यूड था और राइट प्राइस पे हम लोग डाइल्यूशन करेंगे, राइट प्राइस पे प्राइमरी पैसा कंपनी में लेके आएंगे। अंडर वैल्यूड प्राइस हमने इससे करी क्योंकि जो इन्वेस्टर ऑलरेडी थे उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी मुनाफा बना लिया था। तो मेरा सारा फोकस था कि जो नया इन्वेस्टर आने वाला है उसको आप अच्छी प्राइस पे दोगे और वो अगर प्रॉफिट बनाएगा तो आपका एक रेपुटेशन बनता है, राइट। और अगर आप हमारे आईपीओ को देखो तो 1100 का इशू प्राइस था, हमारा आईपीओ 2000 के ऊपर खुला। पूरा भी ऑलमोस्ट 1 साल होने आया है। आप देखेंगे तो अच्छा करा है। इट हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड अबव आईपीओ प्राइस। आज के दिन भी मार्केट में इतने करेक्शन के बाद भी 1700-1800 का प्राइस चल रहा है। तो वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरे को ऐसा काम नहीं करना था कि 3000 रुपये पे मार्केट अपॉर्चुनिटी तो 3000 में आप लेके आओ और वो 1000 रुपया हो जाए। इसलिए हमने वो प्राइस पे करा, पर उस प्राइस पे नया पैसा कंपनी में लेने के लिए उस टाइम कोई पॉइंट नहीं था। तो आईपीओ निकालने का मेजर रीज़न क्या था? 2 थे। एक आई सेड कि इंडियन गेमिंग कंपनी को सही मौके पे एक झंडा अपना गाड़ना बहुत इम्पोर्टेंट था। नहीं तो क्या होता, बाहर की कंपनीज आके ये पूरा मोनोपोलाइज कर लेती यहाँ के मार्केट। अभी एज अ फर्स्ट गेमिंग कंपनी इन इंडिया हैविंग डन अ आईपीओ, एटलीस्ट ग्लोबली सब लोग को दिख रहा है कि इंडिया में गेमिंग कंपनी जो लिस्टेड है। बाकी जो दुनिया में गेमिंग कंपनी जो हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, समझते हैं, तो एक तो मार्केट भी समझ रहे पर एक अवेयरनेस भी कि इंडिया में वॉक ओवर नहीं है, इंडिया में भी कंपनीज है जो इस्टेब्लिश्ड है। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट था। दूसरा इम्पॉर्टेंट था कि हम जो फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा नेटवर्क बना रहे थे, जहाँ हम दूसरे कंपनीज में स्टेक खरीद रहे थे, हमें चाहिए था कि हम फाउंडर्स को नज़ारा का भी इक्विटी दें, सो दैट उनको लगे कि वो हमारे पार्ट, एक फैमिली के पार्ट है। नज़ारा का फ़ायदा हुए तो उनका भी फ़ायदा हुए। और अगर उनको इक्विटी दें और वो इक्विटी अनलिस्टेड हो तो फाइनली उसका वैल्यू नहीं, राइट। तो वो एक दूसरा इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी था कि अगर हमारी लिस्टेड इक्विटी हो जाएगी तो वो ट्रेडेबल हो जाती है, लिक्विड हो जाती है, एंड जो हम लोग फाउंडर्स को देते हैं, टीम्स को देते हैं, हमारे टीम्स को देते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज अ कंपनी अप्रिशिएट, दे विल ऑल्सो मोनेटाइज दैट। ठीक है। तो बेसिकली आप जो कंपनीज के साथ में टाई अप कर रहे थे, मर्जर या एक्विजिशन जो भी कर रहे थे, उसके अंदर आप अपनी इक्विटी दे रहे थे, कैश नहीं दे रहे थे? हम लोग दोनों देते थे। ठीक। तो कंपनी में भी कैश डालते थे, आज भी करते हैं। हम लोग का 3 pronged स्ट्रैटेजी है। हम लोग कंपनी में कैश पैसा डालते हैं जो कंपनी को ग्रोथ के लिए चाहिए। ठीक है। अभी फाउंडर्स को भी हम लोग पैसा भी देते हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि फाउंडर जो बहुत साल से काम कर रहा है, बहुत बार उसको हाथ में पैसा मिलता नहीं। सही बात है। या तो वो कंपनी में डालते रहते हैं, पैसा कंपनी में रहता है। बिकॉज हम लोग भी एक फाउंडर, कंपनी स्टार्टेड बाय फाउंडर विथ माई एक्सपीरियंस 20 साल का, वो फाउंडर के साथ एम्पैथी है बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू दैट, राइट। सो आई रियलाइज, एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स की ये सोच है कि अगर फाउंडर को पैसा दे दोगे तो उसका पेट भर जाएगा, उसको कंपनी में इंटरेस्ट कम हो जाएगा ग्रोथ करने की। इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स फाउंडर को पैसा नहीं देते, उनको खाली कंपनी में पैसा डालना है। मेरी सोच उसमें बहुत अलग है। मैंने क्या देखा है कि फाउंडर को थोड़ा अगर लिक्विडिटी मिलती है, फाउंडर को एक इनर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, थोड़ा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है और एक नया जोश आता है कि अभी मैं इसको अगले 10 गुना करता हूँ और फिर और मेरे को भी और पैसा बनेगा। तो इस कारण से हम लोग फाउंडर्स को भी कैश देते और फिर फाउंडर्स को इक्विटी भी देते थे। सो 3 pronged स्ट्रैटेजी। ठीक है। अब आने वाले टाइम पे भी यही प्लान है? ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, क्योंकि आप एक्विजिशंस बहुत ज़्यादा किए, तो आपने जो बोला फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा, तो इंडिपेंडेंटली रन कर रही है, पर अगर किसी को आपस में मिलके चलना है, अभी जैसे आपने एड टेक वाले को एक्वायर किया, तो एड सब में चलेगा,
लॉजिकली सारे फ्रेंड्स में चलेगा, तो आप उन सब मिलके भी आपस में काम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो हमारा जो इंटेंट रहता है हमेशा यही रहता है कि 1+1 जुड़ के 2 से ज़्यादा कैसे हो, 1+1 11 हो या एटलीस्ट 5 तो है या एटलीस्ट 4 तो है, तो ही हम करते हैं। ठीक है। सो जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हमने एडटेक कंपनी खरीदी, 2 कारण से खरीदी कि हमको लगा कि हमारे जो नेटवर्क बढ़ रहा है उसमें हमें यूज़र एक्विजिशन के लिए बहुत पैसा स्पेंड करना पड़ता है, जो हम लोग बाहर स्पेंड करते हैं उससे बेटर है हमारी कंपनी स्पेंड करे, राइट। तो वो एक था। दूसरा था कि हमारे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो ऐड से मोनेटाइज करते हैं, हमारा क्रिकेट गेम हो या स्पोर्ट्स कीटा हो। सो अभी ये जो एडटेक कंपनी, इनके पास पूरा प्लेटफॉर्म है, प्रोग्रामेटिक प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू वो लोग इनके साथ इंटीग्रेट करके बेटर करेंगे मोनेटाइजेशन और साथ मिल के काम करेंगे। तो वो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट जो मेरा कॉस्ट सेंटर हो सकता था अब वो मेरा प्रॉफिट सेंटर बन गया। इतने ही फ़र्क है, इन हाउस कैपेबिलिटी भी हो गई, एक्सपर्टीज़ भी हो गई। पर हम जब भी खरीदते कंपनी हम लोग इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटी भी देखते। समझो कुछ भी सिनर्जी नहीं होए, साथ में कुछ भी काम नहीं होए, तो भी ये कंपनी और इन्वेस्टमेंट अच्छा चलना चाहिए अपने खुद पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नहीं तो क्या होता है मेरे एक्सपीरियंस में बहुत बार आप जब भी स्पेशली एक्विजिशन कर रहे हो आप सोचोगे ये सिनर्जी है, वो सिनर्जी है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट होगी, कभी कभी नहीं होती है, काफ़ी बार नहीं भी होती है जितना आपने सोचा है। इसलिए अगर आपने खाली उस कारण से एक्विजिशन करा और वो नहीं हुई तो कंपनी खुद पे भी चलनी चाहिए, वो एक हमारी सोच है। तो हम लोग वो देख के करते हैं एक्विजिशंस, बट पर्पस ऑफ कोर्स इज सिनर्जी को कैसे इवेलुएट करें। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारी क्रिकेट गेम है वर्ल्ड क्रिकेट चैम्पियनशिप, हमारी दूसरी कंपनी है नॉर्डवेन जो ई स्पोर्ट्स चलाती है। तो अभी ये दोनों काफ़ी कोलैबोरेट करते हैं कि हम कैसे क्रिकेट के ऊपर ई स्पोर्ट्स करें, एक एग्जाम्पल है। ऐसे अलग अलग काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो काफ़ी सक्सेसफुल है। तो अगर मैं पूरे ग्रुप की बात करके चलूँ तो अभी टोटल एक्टिव यूजर्स कितने होंगे? एक्टिव यूज़र बेस ऑब्वियसली मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर टू क्वार्टर मूव होता है, बट आप लगभग 50 मिलियन यूज़र्स मंथ लेके चलिए। ठीक है। तो बेसिकली एडटेक का लॉजिक ये हुआ, अगर हमारे पास 10 ऐप है, तभी मेरे को हंसी भी आई कि अब 9 ऐप की मार्केटिंग करने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म भी यूज़ हो सकता है। तो लॉजिकली आपके जितने यूजर्स थे वहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट ना लगे, क्रॉस प्रमोट भी कर पाओ और एड से रेवेन्यू जो आ रहा है वो आ ही रहा है। तो अभी आपने एक्वायर कर रहे हो किसी भी गेम को, तो वो गेम देख के कर रहे हो, कंपनी के कुछ मैट्रिक्स देख के कर रहे हो? नहीं, हम लोग मैट्रिक्स देखते हैं, सिंगल गेम को खाली देख के यूजुअली नहीं करते। 2-3 चीज़ देखते हैं। एक तो ओवरऑल कंपनी एंड फाउंडर एंड मैनेजमेंट टीम का डीएनए क्या है, उनकी सोच क्या है, और वो हमारी सोच के साथ मिलती जुलती है कि नहीं। एक पैशन कितना है, एक एम्बिशन कितना है, बिकॉज इतना फास्ट मूविंग बिजनेस है, रोज़ चेंज होता है। अब गेमिंग में देखो तो अभी VR आ रहा है, AR आ रहा है, ब्लॉकचेन आ रहा है, प्ले टू अर्न आ रहा है, रोज़ कुछ नया आता है। तो आप कुछ भी बिजनेस प्लान देख के इन्वेस्ट करो, वो बिजनेस प्लान चलेगा नहीं चलेगा, कंपनी 10 बार पिवट करेगी, वो पता नहीं रहता। तो टीम की पैशन, एम्बिशन और सोच पहली पैरामाउंट होती है। बिकॉज बिजनेस प्लान तो जो आज ने आपने सोचा और कल क्या हुआ वो अलग हो सकता है, राइट। तो वो पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फिर बिजनेस में हम जो देखते हैं कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस में कि जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल उसका LTV क्या है, उसका लाइफ टाइम वैल्यू वर्सेस उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे दिख रहा है, ठीक है, राइट। अगर मैं $2 100 स्पेंड करूँगा तो मैं 200 रुपया कमा रहा हूँ कि मैं 50 रुपया कमा रहा हूँ, राइट। रेशियो क्या रहता है एलटीवी बाय कैक का गेमिंग? हर मॉडल में, हर गेम में, हर मार्केट में अलग रहता है, पर एटलीस्ट भी लाइक कि 100 रुपया डालो तो 200 रुपया तो कमाओ, राइट। तो बाकी कॉस्ट भी आपकी निकले, ठीक है। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज हमें वैनिटी मैट्रिक्स, मेरे .com के एक्सपीरियंस, .com के टाइम में क्या चलता था, आई बॉल्स, राइट, कितने आई बॉल्स हैं, उसका नतीजा देख लिया क्या हुआ। सो वैनिटी मैट्रिक्स जो है वी डोंट लाइक एट ऑल, कि खाली पैसा बर्न करके ग्रो करने का है क्योंकि नया दूसरा इन्वेस्टर आएगा, इसकी टोपी उसकी टोपी पे लगाओ, वो टाइप ऑफ बिजनेस वी डू नॉट लाइक। वी लाइक अ बिजनेस अंडरलाइंग मैट्रिक्स आर स्ट्रॉन्ग। अगर मोनेटाइजेशन अभी चालू नहीं हुआ है, मे बी इट्स अर्ली फॉर मोनेटाइजेशन, बट अगर फिर प्रोडक्ट की KPIs क्या है, गेमिंग में जैसे आपके रिटेंशन KPIs है, आपका D1 रिटेंशन क्या है, 7 दिन का रिटेंशन क्या है,
D30 रिटेंशन क्या है, मतलब 30 दिन के जिस दिन ऐप इंस्टॉल हुआ उसके 30 दिन के बाद कितने खेल रहे हैं, वायरलिटी क्या है, कस्टमर फीडबैक क्या है, सोशल मीडिया पे जाके सर्च करो तो कस्टमर क्या बोल रहा है, गूगल ऐप स्टोर पे रेटिंग क्या है, ये सब KPIs इंपॉर्टेंट रहते हैं। बिकॉज अंडरलाइंग बिजनेस का या प्रोडक्ट का या गेम का कंज्यूमर फीडबैक क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वैनिटी मैट्रिक क्या होता है, कोई डेवलपर बोलेगा मेरे 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं, बट आपके अगर 1 मिलियन डाउनलोड्स है बट यूजर्स डाउनलोड करके एक बार खेल के डिलीट कर देते हैं तो आपका डाउनलोड नंबर तो बढ़ते जाएगा पर उसका कुछ वैल्यू नहीं। और आप खरीद भी सकते हो उस डाउनलोड को। एग्जैक्टली। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग डाउनलोड का डेटा कभी नहीं देखते, कितने डाउनलोड्स है इज नो मीनिंग टू अस। एक्टिव यूजर्स कितने, डेली एक्टिव कितने, मंथली एक्टिव कितने, डेली बाय मंथली का रेशियो क्या है। क्या गेमिंग में क्या रेशियो रहता है डेली बाय मंथली टाइप्स? डेली बाय मंथली 20-30% इज अ वेरी गुड रेशियो टू हैव। ओके, ठीक है। राइट, बिकॉज गेमिंग इज नॉट नेसेसरली समबडी हैज टू डू एवरी डे। So 20-30% DAU to MAU is a very healthy ratio. ठीक है। So these are, ये metrics हम लोग बहुत clear है, इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो अगर ये किसी के मैट्रिक्स अच्छे हैं, इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजिक एंगल भी आता है या फिर सिर्फ यही पैरामीटर्स है? स्ट्रेटेजिक एंगल इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स है, आप इसको मोनेटाइज कैसे करोगे, मार्केट साइज कितनी बड़ी है। जैसे अभी हम लोग ने जो किडोपिया ऐप के साथ पार्टनर करा था, पेपरबोट जो कंपनी है, हमने क्यों करा, बिकॉज हमारा इंसाइट था कि ऐप का रिटेंशन तो बहुत फर्स्ट क्लास था। मैंने खुद देख लिया, मेरे छोटे बच्चे 6-6 महीने तक वही ऐप खेल रहे थे, रोज मैं देखता था कि यही ऐप खेल रहे हैं। तो फर्स्ट एंड मैंने देख लिया कि इनका रिटेंशन बहुत अच्छा था और वो डेटा में भी दिख रहा था। बट ये रियलाइजेशन था कि जो आज के यंग बच्चे हैं, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, 7 साल के, वो कुछ ना कुछ डिजिटल डिवाइस तो पे खेलने ही वाले हैं। आप उनको एकदम उसके बाहर रख नहीं सकते। पेरेंट का मोबाइल ले लेंगे, आईपैड ले लेंगे, जो भी ले लेंगे, राइट। अब वो क्या करेंगे उसमें, या तो गेम्स खेलेंगे या यूट्यूब पे जाके कार्टून्स देखेंगे या नर्सरी राइम देखेंगे। सो वो जो डिजिटल कंजम्पशन ट्रेंड था, हमें लगा कि बहुत जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा मार्केट में, एक बहुत बड़ा ऑडियंस है और ये ऑडियंस को हम एक अच्छा, जैसे आप बोल रहे थे ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे कर पाए। इसलिए जैसे हमारा किडोपिया ऐप है, उसमें बच्चा तो गेम खेलता है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है, बट हम उसे कुछ ना कुछ सिखा रहे भी है, तो उसका प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ टाइम हो रहा है। तो हमें लगा कि बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट है, वी कैन मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसलिए हम उसमें घुसे। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, स्ट्रैटेजीज ऑफ कोर्स, जैसे किडोपिया में आपने बच्चों को पकड़ा, एक में आप एड लेके आ गए, एक में आप ई स्पोर्ट्स लेके आ गए, तो अगर आप फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा की बात करके चलते हो तो एक आगे आपके पास जो कि आपको सबको जोड़ देगा। देखिए आपका जो गेमिंग का इम्पैक्ट है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, मेरे फैमिली के एक्सपीरियंस से। मेरी डॉटर जब भी 2 साल की थी, वो आईपैड पे गेम्स खेल रही थी। मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी आज 87 ईयर्स ओल्ड है और वो वर्डल खेलती है और बहुत इन्जॉय करती है। तो आप देखिए, जो डेमोग्राफिक्स इज स्पैनिंग द इंटायर सोसाइटी, पर हर जो सेगमेंट है उसका इंटरेस्ट अलग है। मेरी 2 साल की डॉटर किडोपिया खेलेगी, मेरी ग्रैंड मदर इज लविंग द वर्ड गेम्स, द 20-year-old बॉय में प्ले द क्रिकेट गेम। सो वी कैन नॉट हैव वन कॉमन company or one thing. Now we are having specialist teams who can focus after a particular segment. जो हम common कर सकते हैं are things like this ad tech platform, cross promotion, those things we can do common, right? That is what we are doing. Loyalty points, ऐसी चीज़ें हम लोग एक common platform पे ला रहे हैं, but product specialization होना बहुत important है। ठीक है, मतलब मैं समझ गया। सबसे ऊपर है नज़ारा टेक्नोलॉजीज, उसके ऊपर एक लेयर है जो अलग अलग टीम है, फोकस कर रही है अलग अलग सेगमेंट के ऊपर। उसके ऊपर कुछ लेयर्स अभी है या फिर आने वाले टाइम में आएगी जो सबकी हेल्प कर सकती है या फिर सबको आपस में एक प्लेटफॉर्म दे सकती है जुड़ने के लिए। और अभी भी हम देखते हैं कि हमारे सेगमेंट्स में कहाँ हम लोग कवर गैप को कवर कर सकते हैं। अभी जैसे मेरा गेमिफाइड लर्निंग सेक्टर है, 2 to 7-year-old किड्स या 2 to 8-year-old किड्स के लिए तो किडोपिया अच्छा है। 8 to 12 के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कोई कंपनी
आपके चैनल के जरिए भी कोई मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, आपको मेल कर देंगे। मेरे को मेल कर देंगे। तो वी आर सर्चिंग नाउ कि बॉस विच इज़ अ कंपनी दैट इज रियली डूइंग अ गुड वर्क बिटवीन दिस सेगमेंट ऑफ 8 to 12 एंड कैन वी इन्वेस्ट देम एंड ब्रिंग देम इनटू आवर नेटवर्क। सो दैट वे वी ट्राई एंड आल्सो कीप फिलिंग अप द गैप्स इन आवर नेटवर्क। तो अगर किसी को मान के चलो हमको कोई देख रहा है और वो गेमिंग इंडस्ट्री में अपना शुरू करियर बनाना चाहता है, तो उसको एक परफेक्ट ऐप बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? परफेक्ट ऐप तो कुछ होता नहीं है बिकॉज यू कैन कीप बुकिश फॉर्म में अपने हिसाब से एक लाइव करें। क्लैरिटी ऑफ थॉट पहले तो कि मैं क्या बना रहा हूँ। बिकॉज गेमिंग इज अ देखिए आज आपके गूगल प्ले स्टोर पे मिलियंस ऑफ गेम्स हैं, राइट। तो आपका गेम जब भी सक्सीड होएगा जब भी उसके कोर KPIs अच्छे हैं। अगर कोर KPIs अच्छे नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी मार्केटिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप बिजनेस नहीं बना सकते। कोर KPI अच्छे होने के लिए आपको एक MVP बना चाहिए। MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। बिकॉज आप 1 साल लगा दोगे गेम बनाने में, फिर आप लॉन्च करोगे, फिर आप देखोगे इसमें तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं। गेमिंग में क्या रहता है, आपका जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है आप सिंपल भी बनाओ, बट अगर आपका गेम प्ले अच्छा है, गेम डिज़ाइन अच्छा है, तो आपका बेसिक डेटा जो KPI डेटा है सब अच्छा आएगा। आपको एकदम फैंटास्टिक 3D ग्राफिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं। तो आप सिंपल MVP जल्दी बनाओ, कम कॉस्ट पे बनाओ, मार्केट में थोड़ा लॉन्च करो, बीटा में देखो कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या फीडबैक आ रहा है, कंज्यूमर क्या मांग रहा है। उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ कि नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को अच्छा फीडबैक आ रहा है, सही डायरेक्शन में हूँ, फिर फटाफट उसमें अपडेट्स करके KPI को फोकस करो। आप एक KPI को पकड़ो, बस एक बार में आप 4 चीज़ें इंप्रूव नहीं कर पाओगे। अब बोलो मैं रिटेंशन पे फोकस करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं पहले दिन के रिटेंशन पे फोकस करूँगा कि अगर आज मेरा ऐप इंस्टॉल होता है तो कल एटलीस्ट 50% ऑफ द पीपल शुड कम बैक एंड ओपन माई ऐप। समझो आज 30% है, तो फिर आप अपना दिमाग लगाओ कि मैं 30 को 50 कैसे लेके जाऊँ, क्या कर सकता हूँ कि अगले दिन आदमी वापस मेरा गेम खेले। उस पर फोकस करके फटाफट उसको 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में अपडेट करके 2-3 बार करना पड़ेगा। देखो कि आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं। वो अगर आप फिक्स कर दिए फिर अगले KPI पे जाओ। 7th डे रिटेंशन को देखो, फिर 30th को देखो, फिर वायरलिटी को देखो। इस तरह से आपका प्रोडक्ट डेवलप हो सकता है। ठीक है। और कुछ रेगुलेशंस भी है इंडिया के अंदर इस चीज़ के रिगार्डिंग? इंडिया में गेमिंग में अभी हाल में इस बजट में एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने बनाया है, टास्क फोर्स बनाया है टू हेल्प दिस इंडस्ट्री। बिकॉज आई थिंक आवर गवर्नमेंट इज रियलाइजिंग कि अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू बिकम अ मैसिव गेमिंग प्लेयर इन द वर्ल्ड इज़ ह्यूज। और इसका कारण क्या है, इंडिया में प्रोग्रामिंग टैलेंट, एनिमेशन टैलेंट तो पहले से ही है, पूरी वर्ल्ड रिकग्नाइज करती है, राइट। अब क्या हुआ है, इंडिया में गेमिंग मार्केट इतना बढ़ गया है 200 मिलियन 300 मिलियन गेमर्स का, कि इंडियन कंपनी इस मार्केट के लिए बना के, सीख के, अच्छा काम करके पूरी ग्लोब में लेके जा सकती है। एंड ऑलरेडी हो रहा है। हमारे खुद का किडोपिया अगर आप देखो तो US मार्केट में वो सेगमेंट में नंबर 2 ऐप है एप्पल पे, आफ्टर यूट्यूब फॉर किड्स। सो इंडियन कंपनीज आर एबल टू कम्पीट एट ग्लोबल लैंडस्केप। तो आप सोचिए अगर गवर्नमेंट इसको भी सपोर्ट करेगी एंड अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक फ़ायदा मिलेगा तो वी कैन रियली मेक बिग इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड। सो वो एक पॉजिटिव रेगुलेशन हो रहा है। उस रेगुलेशन में है क्या? नहीं, अभी बन रहा है, अभी आया कुछ भी? अभी कुछ आया नहीं, बट जो हमने सुना है is generally a very positive support and a very positive way to look at it, which is great. तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर सकती है कि अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो कोई डिस्काउंटेड मिले? Let's hope so. हमारा तो फायदा ही होगा। एज इन कोई रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, अगर किसी को शुरू करना है, किसी को डेवलपमेंट की नॉलेज है और मतलब अपनी ऐप बना सकता है, वो बना के शुरू कर सकता है। हाँ, और वो बस अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करे। एग्जैक्टली। और कुछ ज़्यादा तामझाम में कुछ करने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। अब अगर मैं रेवेन्यू मॉडल की बात करके चलूँ गेम्स के, तो 3 मॉडल है मेजरली। एक तो गेम वन टाइम बेच दी कि 100 रुपये की 1000 रुपये की बेच दी, दूसरा इन ऐप परचेजेस लगा दिए, और तीसरा ऐड लगा दिया। तो क्या डिफरेंस है तीनों में, और क्या जो अभी हमने बात करी, अगर कोई गेमिंग इंडस्ट्री खोल रहा है तो तीनों के ऊपर उसको क्या क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए? सो इंडिया में
सबसे ज़्यादा रेवेन्यू तो आता है आज के दिन एड्स से गेमिंग पे, बिकॉज अभी भी नंबर ऑफ प्लेयर्स हु आर स्पेंडिंग मनी ऑन गेमिंग इन ऐप इज स्टिल स्मॉल इन इंडिया कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। अभी बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, पर इतना स्केल हुआ नहीं है। अब एड्स रेवेन्यू में रेवेन्यू पर यूज़र और पर एड इज़ वेरी स्मॉल, बट वॉल्यूम्स आपके बहुत हैं। तो अगर आपका गेम का रिटेंशन अच्छा हुआ, वायरलिटी अच्छा हुआ, तो आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। जो प्रीमियम गेम्स होते हैं, जो वन टाइम पेमेंट्स के गेम्स होते हैं, वो अभी कम चलते हैं। बहुत ही हाई एंड गेम्स में वो चलते हैं मॉडल, नहीं तो अदरवाइज इट इज़ इन ऐप परचेज प्लस एड्स। वन टाइम अगर जो आजकल देखते हैं वो इसलिए नहीं चलते क्योंकि पायरेसी चलती है इंडिया के अंदर। एक पायरेसी चलती है, दूसरे यूजर्स का इंटरेस्ट है कि मैं पहले गेम को ट्राई करूँ, डाउनलोड करूँ, थोड़ा खेलूँ, फिर अगर मुझे उसमें एंगेजमेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो मैं उसमें और पैसा स्पेंड करूँ, रादर देन कि मैं अपफ्रंट पैसा स्पेंड करके खरीदूँ, फिर मेरे को अच्छा लगे नहीं लगे। और अभी आपने नज़ारा की बात करी थी कि हम 2030 का प्लान कर रहे हैं, तो क्या VR प्लान कर रहे हो? VR है इसके अंदर? ऑफ कोर्स VR तो 2030 के बहुत पहले आ जाएगा। सो आई थिंक अभी हम एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंच रहे हैं जहाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है गेमिंग स्पेस में। वर्चुअल रियलिटी एक चीज़ है जो हम लोग 10-15 साल से सुन रहे हैं, VR आएगा, VR बहुत अच्छा है एट्सेट्रा, बट जो टेक्नोलॉजी ऑफ द हेडसेट्स अभी एक पॉइंट पे आ रहा है जहाँ रियली यूजेबल हो रहा है। अभी अगर आप Oculus 2 का हेडसेट लो तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो गया। इवन नाउ इट इज़ अ हेवी हेडसेट ऑन योर हेड, इट इज़ एक्सपेंसिव, 50-60,000 रुपीज़ का हेडसेट है, पर अगले 2-3 साल में दोनों चीज़ होगी, इनकी प्राइसेस बहुत कम होगी एंड टेक्नोलॉजी, वेट, एवरीथिंग विल बिकम मच बेटर। सो आई थिंक VR में क्या है, आज आप गेम खेलते हो अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे, आप गेम खेलते हो, VR के बाद आप गेम में प्लेयर बन जाओगे, आप खुद ही गेम में पहुंच जाओगे, राइट? तो एक एक्सपीरियंस पूरा ही अलग तरीका का है। आप उसमें पहुंच गए, फिर आपको बाहर निकालना मुश्किल काम होने वाला है। मैं उस टाइम फिर रेगुलेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरे पास Oculus है, तो मैं उसमें क्रिकेट गेम खेलता हूँ। एडिक्टेड है, मतलब एकदम ऐसा है कि आप जिसको क्रिकेट खेलने का शौक है, तो आप घुस गए उसके अंदर, आपको फील आ रही है। आप स्टेडियम में खड़े हो, आपके अराउंड 20,000 स्पेक्टेटर्स है, आपका नाम चीयर कर रहे हैं, प्लस वो बॉल आ रही है, सबसे बड़ी चीज क्या है, वो बॉल फील कर पा रहे हो। you can feel it, you have the vibration effect, all of that. So the experience is different. I think we're reaching that point where in the next 2-3-4 years, VR will take off like crazy. And therefore, even हम लोग देख रहे हैं जैसे हमारा क्रिकेट गेम है, उसका VR वर्जन बनाना इम्पोर्टेंट है, और वो अभी कैसे बनाए। So VR is coming, AR is already there. ब्लॉकचेन, क्रिप्टो एंड प्ले टू अर्न मॉडल, जहाँ आप गेम खेल सकते हो और पैसा अर्न कर सकते हो, रादर देन ओनली प्ले फॉर एंटरटेनमेंट। काफ़ी मार्केट में अभी पॉपुलर हो गया है। NFT, जिसमें आप इन गेम एसेट ओन कर सकते हो, दूसरे को बेच सकते हो। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो गेम चेंजिंग है, टू यूज़ द राइट वर्ड, एंड देयरफॉर हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है। और ये चेंजेस एक्चुअली 2030 तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। आज हम 22 में हैं, ये सारे 25 तक पूरा गेमिंग इंडस्ट्री को चेंज कर देंगे। हाँ, मेरे को भी लगता है, क्योंकि अभी अगर हम Oculus 1 वर्सेस 2 ही देखें, मैंने Oculus 1 के टाइम पे यूज़ किया था, मैं किसी कंपनी में जॉब करता था, वहाँ पे मैं VR के अंदर काम कर रहा था, तो मैंने हाई वाई सब यूज़ किया था उस ज़माने का। जब मैंने 2 आया और इंडिया के अंदर अमेजोन पे मिलने लगा, तो मैंने मंगा लिया, तो मैंने यूज़ किया, मैंने कहा ये तो बहुत फ़र्क हो गया, और वो कम होगा, श्रिंक होगा, मुझे पर्सनली लगता है, बाकी मुझे नहीं पता, कि अगर 5G ढंग से इंडिया में पेनिट्रेट करता है, तो जैसे YouTube पे बफर होता है, जैसे ऑनलाइन गेम चलती है, वैसा ही कुछ यहाँ पे होने लग जाए। प्रोसेसिंग क्लाउड पे होगी, यहाँ पे नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर लाइट होता चला जाएगा, छोटा होता नहीं, हो ही जाएगा, उसमें कोई दो बात ही नहीं, मतलब हो रहा ही है ऑलरेडी। गेम स्ट्रीमिंग कंपनीज भी काफ़ी आ गई है, सो ऑल दोज टेक्नोलॉजीज, बैंडविड्थ एक्सपेंशन, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर टू मेक दिस व्हाट यू कॉल परफेक्ट स्टॉर्म, राइट? प्ले टू अर्न के बारे में बता रहे थे, वो थोड़ा समझाओगे? प्ले टू अर्न में मॉडल क्या है कि आप या तो गेम में इन ऐप खरीद के आगे बढ़ सकते हो, जैसे मेरा क्रिकेट गेम है, ठीक है, आपको एक अच्छा बैट, अच्छा प्लेयर चाहिए जिसका स्किल सेट बहुत अच्छा है, जिसका टाइमिंग बेटर है, जिसका स्ट्रेंथ बेटर है, या तो आप एक इन ऐप परचेज पैसा थोड़ा दे के वो प्लेयर खरीद सकते हो, या दूसरा है कि आप एक नए प्लेयर को लेके
6 महीना वो गेम खेल के वो प्लेयर को अपग्रेड करते जाओ अपने मेहनत से, फिर वो प्लेयर का एक वैल्यू बन गया, वो प्लेयर को आप दूसरे प्लेयर को बेच सकते हो। ओके, ठीक है, तो एक तरह का NFT ही हाँ, NFT है। तो आप एक्चुअली जितना टाइम आप गेमिंग में डाल रहे हो उससे आप पैसा भी बना सकते हो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्ले टू अर्न। अभी आपकी या कोई और कंपनी कर रही है ऐसा कुछ? हम लोग काफ़ी एक्टिवली देख रहे हैं वो मार्केट में, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, पर दूसरे मार्केट्स में इंडोनेशिया में काफ़ी कंट्रीज में ये मॉडल बहुत अच्छे से टेक ऑफ हुआ है। एक्सी इन्फिनिटी करके गेम है प्ले टू अर्न में जो बहुत पॉपुलर हो गया इंडोनेशिया में। सो आई थिंक इंडिया में भी बहुत बड़ा मार्केट है उसके। अरे इंडिया में बस ये चलता है जैसे कि PUBG के लेवल होते हैं तो वो अकाउंट बिक जाता है, तो वही है, तो आप वैसे ही आ रहे हैं। एटलीस्ट अभी पेरेंट्स बच्चों को नहीं बोल पाएंगे कि तुम गेम खेल के टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं बचपन में गेम बहुत खेला करता था, मेरे घर वाले यही बोलते थे मेरे को, क्या गेम खेलता रहता है और पापा मज़ा आता है। पर आज के टाइम पे, मतलब हमारे टाइम पे तो बिल्कुल भी रेवेन्यू नहीं था। नाउ यू कैन शो हाउ मच मनी आई एम मेकिंग। और ऑलरेडी बहुत बच्चे कर रहे हैं ना, यूट्यूब स्ट्रीमिंग करते हैं, आप देख रही होगी गेमिंग में उनके कितने कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। बहुत लोग, बहुत यंगस्टर्स 18 साल के 20 साल के आर मेकिंग काइंड ऑफ मनी विच इज़ क्रेजी। अभी आपकी कंपनी के बारे में बहुत बात हो गई, थोड़ा सा आपसे आपके मैनेजिंग स्टाइल्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। 3 एडवाइसेस आप हमारी ऑडियंस को जो देना चाहो, आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सीखा हो, जिसको एंटरप्रेन्योर्स अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करके एक बेटर लीडर बन सकते हैं। जरूर। आई थिंक सबसे पहली बात जो मेरे माइंड में आती है कि हर चीज़ में एक पॉजिटिव नज़रिया रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये ईजियर सेड देन डन चीज़ है। बिकॉज कोई भी बिजनेस में जैसे आप बिजनेस करते हो, इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, एंड एज ह्यूमन बींग्स हमें अलग अलग तरीके के इमोशंस रहते हैं, राइट? वो नेचुरल है, गुस्सा आता है एक्सेट्रा। बट मैंने 20 साल के मेरे देखा है कि जहाँ भी मैंने डिसीजन रिएक्शन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो वो सक्सेसफुल हुआ है। जहाँ भी मैंने डिसीजन गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से, नेगेटिव थॉट से लिया है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हुआ है। कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आई थिंक मेरा एक लाइफ में अभी बहुत सिंपल हो गया कि एक सिंपल मोटो है, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग एल्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, राइट? That is one thing at a very high level, I would say. On a more specific level, I feel एक चीज़ that helps me a lot is as a leader, you need to be very calm and non-reactive. तो मेरी हैबिट अभी कैसे हो गई है कि जैसे समझो मेरे को कोई मैसेज आया कि कोई ईमेल आया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, पहले मैं क्या करता था, फटाफट रिप्लाई डाल दिया। फिर अगले सुबह में या शाम को मेरे को लगता है बॉस क्यों रिप्लाई करा मैंने उस पर। फिर ईमेल में क्या होता है, आपने रिप्लाई कर दिया फट कर और ही कोई डायरेक्शन में चले जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगे, कितना भी गुस्सा है, मैं रिप्लाई टाइप करके सेंड नहीं दबाता, सेव एज ड्राफ्ट कर देता हूँ। हाँ, और फिर मैं बोलता हूँ कि मैं अगले सुबह भेजूँगा। अभी कभी रिप्लाई करेक्ट करना भी पड़ता है। सो अगले सुबह अगर मुझे लगता है कि नहीं मैंने जो लिखा है सही लिखा है और मेरे को भेजना है, तो मैं सेव एज ड्राफ्ट से निकाल के सेंड कर देता हूँ। बट आप बिलीव नहीं करोगे, 9 out of 10 टाइम्स मैं सेव एज ड्राफ्ट से डिलीट कर दूँ, राइट? सो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग दैट एज अ लीडर or as an entrepreneur, not to be overly reactive, because it is not in our benefit, it is in our disadvantage. Being patient, being calm and taking time to think things through is a superpower, I would say, right? Not easy to develop but very important. I think that is the second thing. Third thing, मेरे experience के वजह से I don't like now debt, for example, at all. I like to stay away from debt completely. Now this may not be necessarily for everybody. If somebody today can take debt and manage it, grow the business, it's very efficient from a financial ROI perspective, they should do it. But I'm sharing my own experience कि मेरे से नहीं होता है, मेरा DNA नहीं है, तो मैं नहीं लेता। चौथी चीज़ which is similar to the first topic, and आपने तो 3 ही पूछी, मैं 5 बता रहा हूँ। 5 बता सकते हो। चौथी चीज़ है लीगल स्टफ आई डोंट लाइक। तो मेरी कंपनी में मैंने हमेशा ट्राई करा है लीगल केसेस दूसरों पे करना, दूसरों से करवाना, जितना अवॉइड कर पाओ। बिकॉज उसमें एक ही बेनिफिशरी है जो
आपका लॉयर है, राइट, दे विल मेक बिग फीस, बाकी सबका टाइम वेस्ट है। सो मैं कुछ वैसा काम करता नहीं हूँ। उसके लिए जो भी हम लोग अग्रीमेंट साइन करते हैं उस टाइम सब कुछ एकदम ब्लैक एंड वाइट में लिखना, ज़्यादा टाइम लेना, ज़्यादा डिस्कशन करना इम्पॉर्टेंट है, राइट, सो दैट थिंग्स आर क्लियर। एंड एटलीस्ट माई हैबिट इज़ दैट इफ थिंग्स डू नॉट वर्क आउट, लॉस कट करो, आगे बढ़ो, झगड़े में मत पड़ो जहाँ तक पॉसिबल है। कभी किसी ने आपसे एकदम ही गलत काम कर दिया तो आपको करना भी पड़े, बट कीप इट एज अ लास्ट रिजॉर्ट एंड नॉट द फर्स्ट रिजॉर्ट, बिकॉज आई बिलीव 50% ऑफ द टाइम अगर आप 100 घंटे काम करते हो उसकी जगह आप 50 घंटे ही काम करो, बट नेगेटिव एनर्जी में डालने से पॉजिटिव एनर्जी में डालो तो आपका काम 2x बढ़ेगा, राइट, एंड देयरफॉर ऑल दिस लीगल एंड ऑल इज ऑल नेगेटिव एनर्जी। लास्ट थिंग आई थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग टुडे इस शुरू से आपकी कंपनी का गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग रखो। आपका फाइनेंशियल्स, आपका अकाउंटिंग आउटसोर्स कर दो, आजकल तो बहुत आउटसोर्स कंपनीज है जो आप पे कर लेगी। हाँ, स्टैट्यूटरी, अभी इंडिया में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी डेवलप भी हो गई है, ऑनलाइन काफ़ी हो गई है, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन बाय द गवर्नमेंट। आप ये फाइलिंग करोगे, ROC का ये करोगे, वो करोगे, एंड इट्स गुड बिकॉज इट कीप्स द कंप्लायंस इन प्लेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दैट, एंड शुरू से जितना आप अपनी कंपनी को गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी रख पाओ इतना बेस्ट है। कंपनी को और अपने पर्सनल को अलग रखो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और ये सब प्लीज़ मत करो, राइट, बिकॉज खाली खिचड़ी बनती, राइट। ट्रीट योर कंपनी एज अ सेपरेट एंटिटी, रिस्पेक्ट दैट कंपनी, रिस्पेक्ट दैट एंटिटी एंड ग्रो इट। दैट इज़ माई एडवाइस इफ इट्स हेल्पफुल टू एनीवन। बहुत बढ़िया। मेरे यहाँ से क्वेश्चन निकल गया एक और, जो आपने लास्ट वाली बात बोली कि अपने खुद के खर्चे नहीं निकालने, तो मतलब हमको सैलरी लेनी है एज अ फाउंडर स्टार्टिंग से ही, चाहे हमने फंडिंग ली है नहीं ली है, तो अगर हम सैलरी ले रहे हैं तो उसका कुछ ब्रैकेट रखे, कुछ रखे? आई एम सेइंग एज अ फाउंडर यू आर रनिंग योर फैमिली, राइट, you have to pay for it, and if your company can afford to pay for it, then you must please do it, right, you must take a salary which is comfortable for you and comfortable for the company, right, आपके लिए भी ठीक होनी चाहिए और कंपनी के लिए भी ठीक होनी चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई मेंट टू से इज कुछ भी बिल डाल दिया, अलग तरीके से पैसा मत निकालो, जो करना है अपफ्रंट करो, क्लियर करो, दैट वाज माय ओनली पॉइंट। फाउंडर सैलरी ले उसमें कोई गलत बात नहीं, सबको अपने बिल्स पे करने पड़ते हैं, राइट। और सैलरी ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर जैसे एग्जांपल के लिए आपकी कंपनी है, आपने बहुत मेहनत करी, अब आपकी कंपनी IPO तक पहुंच गई, अब आप एक्सपेक्ट करोगे, और आपकी घर के खर्चे भी है, अब खर्चे तो कहने को घर के खर्चे 30,000 रुपये भी नहीं बढ़ जाते हैं, घर के खर्चे अगर आप चाहो तो 10 लाख रुपये महीना भी ले जा सकते हो, तो इस हिसाब से भी अपनी सैलरी बढ़ा दो कि कंपनी बढ़ रही है तो अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। आई थिंक कंपनी की बढ़ानी चाहिए, उसमें अगेन कोई गलत बात नहीं, पर कम थोड़ा आप मार्जिन रखो। मतलब अगर कंपनी कैन अफोर्ड टू पे यू 10 लाख रुपीस तो आप 8 लाख रुपए लो, ठीक है, रादर देन कि 12 लाख रुपए लो, या फिर मार्केट के रेट से डिसाइड कर ले। जैसे एग्जांपल है, मैं डेवलपर हूँ, डेवलपर का रेट मेरे टाइप का 1 लाख चल रहा है तो मैं 1 लाख ले लूँ, नहीं मैं फाउंडर हूँ तो मैं 2 लाख लूँगा। देखिए, आपका सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन विल नॉट कम फ्रॉम योर सैलरी एज अ फाउंडर, इट विल कम फ्रॉम योर इक्विटी, and it will come from the shares of the company that you have, right? आपके shares of the company will grow if as a founder you always put your company first, okay? If you think that this is the work that you are doing, the company should pay X amount, if you are wearing the hat of the company's exec management, कि कंपनी के हिसाब से ये अमाउंट सही है एंड ये वैल्यू मिल रही है कंपनी को, एंड कंपनी पे स्ट्रेस नहीं है, तो आप प्लीज़ करिए, राइट। वाई शुड यू नॉट रिवॉर्ड योर सेल्फ वॉट योर वर्थ। पर अगर आपको लगता है कि बॉस ये वर्क 10 लाख का है बट मैं तो फाउंडर हूँ, मेरी मन की मर्जी तो मैं 20 लाख लूँगा, वो मेरे हिसाब से थिंकिंग गलत है। एटलीस्ट आई हैव नॉट रन माई कंपनी इन दैट फैशन। लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, इवन माई शेयर होल्डिंग बिकेम लेस। मैं बाय बैक कर सकता था, जैसे आप स्मार्ट हो, आप आज के एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा स्मार्ट है वैसे बोल सकते हो, राइट। तो आप
पहले ही बोले कि बाय बैक क्यों नहीं करा, पर मेरा फोकस आ रहा था कि बॉस कंपनी को बड़ा करने का, राइट, ना कि उसका पैसा निकाल के बाय बैक करके मेरी शेयर होल्डिंग बढ़ानी. मे बी आई वॉज फुलिश, मे बी आई शुड डन बोथ इन अ सर्टेन मैनर, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट फाइनली आपके पास 10% हो, 20% हो, 50% हो, आपकी कंपनी $1 बिलियन होगी, $10 बिलियन होगी, तो वो परसेंटेज का फर्क नहीं पड़ेगा. आफ्टर पॉइंट व्हाट यू विल डू विद द मनी, फोकस ऑन द कंपनी. ओल्ड सेइंग इज देयर ना, एक हेन को मत किल करो जो गोल्डन एग्स ले कर रही. सो वो एक माइंडसेट अगर आप रखो, उसके हिसाब से फिर जो आपको सही लगता है करो. दैट्स माय व्यू अगेन एज अ डिस्क्लेमर, एवरीबडी मे और मे नॉट अग्री विद इट. और अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर चुन रहा है, क्योंकि दो टाइप की ऑडियंस हमको देखती है, एक देखते हैं जो कि अभी शुरू करने वाले हैं, एक जो कर रहे हैं. अगर कोई करियर शुरू कर रहा है तो उसको क्या वार्निंग्स देना चाहोगे आप? मैं पहले अच्छी बात ही बोलूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आई रियली बिलीव इन इट, कि आज इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी एक स्टार्टअप करने की, एक कंपनी चालू करने की, एक एंटरप्रेन्योर बनने की है, वो पहले कभी नहीं थी. इट्स अ गोल्डन एज. और अगले 10 साल 20 साल में जो वैल्यू क्रिएशन इधर होएगा बाय इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, आई बिलीव इंडिया विल बिकम द स्टार्टअप नेशन ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तो आई थिंक jumping into becoming an entrepreneur, there is no better time to start. Also because market size बहुत बड़ा हो गया, equity capital, risk capital, venture capital बहुत available है, तो entrepreneurs दूसरों के पैसे लेके, investors के पैसे लेके invest करके कंपनी को बड़ा कर सकते. From a warning perspective, not warning I would say, but I think it is not as rosy as it looks. मैं भी जब 99 में चालू करा था, 98 में चालू करा था, मेरे को भी लगा बॉस .com बूम है, 2 साल में तो मेरी कंपनी इतनी भरी हो जाएगी, मैं इतना रिच हो जाऊंगा, राइट. अभी 2022 हो गया. तो माय पॉइंट इज समटाइम्स इट टेक्स लॉन्गर. मोर इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. नहीं हुआ आपका फर्स्ट एफर्ट में हिट हो गया, फैंटास्टिक, राइट, ग्रेट फॉर द शेयर होल्डर्स, ग्रेट फॉर यू, ग्रेट फॉर योर टीम, एंड दैट्स व्हाट वी विश फॉर एवरीवन. बट एज अ एंटरप्रेन्योर यू हैव टू बी रेडी mentally that when I'm getting into something, it's a struggle, I may need to fight for it, it may take longer, and you have to have that patience. You cannot then get upset कि ये नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है. आपको दिमाग लगाते जाना पड़ेगा, पिविट करना पड़ेगा. नज़ारा वो 20 years has pivoted many times, right? So you have to be able to persevere that. It's not necessary. See, failure rate of startups is very high, right? 90% of startups fail. You have to go into it with your eyes wide open. Yeah, I think that's so important thing. तो अब हमारा आ रहा है रैपिड फायर राउंड. तो बेसिकली रूल क्या है, आपसे बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सीधा आंसर देना. एंड्रॉइड और iOS? Android. फंडिंग और बूटस्ट्रैप? Bootstrap. डेट और इक्विटी? Equity. एंजल और वेंचर? Angel. फैमिली और बिजनेस? Family. फेम और मनी? Money. लव और अरेंज? Love. कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन? Customization. एक्विजिशन और मर्जर? Acquisition. खुद का प्रोडक्ट बनाना या फिर एक्वायर कर लेना? मेरे को तो बोलना पड़ेगा एक्वायर कर लेना. पर आपके हिसाब से? I think different things for different people. If you can make a fantastic product yourself, why not? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल? Now domestic. अभी आपका कोर मेजर फोकस डोमेस्टिक ही रहता है? हमारा 30-40% तो इंटरनेशनल से आते रेवेन्यू, बट वाई से डोमेस्टिक, बिकॉज अभी डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा हो रहा है. और अगर ऐप की बात करके चलते हैं तो iOS ऐप और एंड्रॉइड ऐप? एंड्रॉइड बिकॉज यूजर उधर ही. वेज और नॉन वेज? वेज. प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी. मतलब अगर लॉस में रहो कोई दिक्कत नहीं है, स्केल होना जरूरी है. बिकॉज आज का अपॉर्चुनिटी साइज वो है. एज लॉन्ग एज आप वैनिटी मेट्रिक नहीं कर रहे हो, रियल बिजनेस बना रहे हो, तो आप कितना भी लॉस बनाओ डजेंट मैटर, बिकॉज बहुत लोग हैं उसको फंड करने के लिए. आज के दिन आप लोग को अपने बिजनेसेस इंडिया में बड़े बनाने, ग्लोबल बनाने. 20 साल पहले थॉट प्रोसेस अलग था. मेरा एज अ DNA भी अलग है. मैं भी आज प्रॉफिटेबिलिटी को पकड़ के बैठता हूँ, तो वो मेरा DNA है. पर आज जो एंटरप्रेन्योर है, बट बिजनेस का कोर स्ट्रेंथ होना इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्केल. कोर समझ होना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप खाली इन्वेस्टर का पैसा बर्न करके उड़ा दोगे. लार्ज टीम और स्मॉल टीम? स्मॉल टीम. ओनिंग और रेंटिंग? रेंटिंग. आउटसाइड फूड या होममेड? होममेड. परफेक्ट हॉलीडे की आपके लिए क्या डेफिनेशन है? परफेक्ट हॉलीडे इज जस्ट पीसफुल टाइम विद फैमिली. फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? गॉडफादर. आपकी हॉबी क्या है? आई प्ले द सैक्सोफोन. ओके, म्यूजिशियन हो आप? मैं जैज बैंड में हूँ 20 साल से. ओके. सो आई रियली एंजॉय दैट. बुक्स पढ़ते हो? मैं ऑन एंड ऑफ पढ़ता था, ठीक है. पर अभी पैंडेमिक्स जब से चालू हुआ, थोड़ा घर पे थे, फ्री टाइम था, तो मेरी हैबिट बढ़ती गई. अब मैं बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ.
अलग अलग टाइप के बुक्स पढ़ रहा हूँ। 5 बुक्स। रिसेंट टाइम्स में मैंने वॉरेन बफेट के 1960s से लेके 2020 तक हर साल के एनुअल लेटर्स पढ़े। ओके ठीक है। ये इसका रीजन ये था कि आपका आईपीओ आया तो आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे। हाँ, मेरे को मज़ा आया पढ़ने में, उनकी सोच समझने में, उन्होंने एक्विजिशंस कैसे करे। हमारी स्ट्रैटेजी एक्चुअली काफ़ी सिमिलर है, हम जो फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा में चला रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो वो वाली मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। ठीक है। मैंने भगवत गीता पढ़ी, जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था पढ़ूंगा। आधी समझी या शायद आधी भी नहीं समझी, वापस कोशिश करूँगा, बट वो काफ़ी अच्छी थी। सो हाँ, अलग अलग बुकें, बिजनेस बुक्स भी काफ़ी पढ़ी। आई एम एंजॉइंग टू रीड बायोग्राफीज, अलग अलग आगे के पहले के बायोग्राफीज आर नाइस। बायोग्राफीज कोई 2-3 जैसे जो लगा हो? आई रियली एंजॉयड रीडिंग। बहुत सरप्राइजिंग लगेगा आपको, बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। मैंने रिसेंट में लियोनार्डो डा विंची की बायोग्राफी पढ़ी। बहुत मोटी किताब थी, किंडल पे पढ़ रहा था मैं। टुक मी अ फुल मंथ टू रीड इट, बट फैसिनेटिंग हाउ इन द 1500s क्या क्या वो लियोनार्डो डा विंची क्या क्या वर्सेटाइल कितना वर्सेटाइल था। उसकी जो स्केच बुक्स है, नोटबुक्स है, तो मैंने उस टाइम के जो आर्ट के, माइकल एंजेलो जो स्कल्पचर था, लियोनार्डो डा विंची और विंसेंट वैन गो, ये 3 की मैंने पढ़ी। एक चीज़ निकल के आई बॉस, जो नथिंग कैन कंपेयर टू व्हाट इज़ योर पैशन इन लाइफ। इफ़ यू परस्यू योर पैशन इन लाइफ, इट इज़ अनबिलीवेबल, एंड विच इज़ आई एम फॉर्चुनेट। मेरा पैशन गेमिंग हो गया 7 साल की उम्र में, and today I'm 42, I'm still doing gaming. So to that extent I find myself lucky that I found my passion in life at a young age. Formal education या self taught? Self taught. Best food ever? I like Indian, Punjabi, paneer and all of that. Ever, मतलब मैं बात कर रहा हूँ घर की बात नहीं कर रही है, कहीं पे भी बाहर गए थे किसी कंट्री में, किसी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की एक स्पेसिफिक डिश, मुंबई की भी हो सकती है। मेरे को तो मेरी फेवरेट है कॉपर चिमनी की मुंबई में पनीर एंड रुमाली रोटी। बेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया राइट नाउ। अपना नाम और अपने कोई दोस्त का नाम नहीं लेना है, दोस्त का चलो ले सकते हो, अपनी कोई एक्विजिशंस का नाम नहीं लेना है। जीरो था। इस सीरीज के अंदर बहुत सारे फाउंडर्स ने यही सेम नाम लिया। मे बी एक्चुअल में बेस्ट है ना। सी, लार्ज इम्पैक्ट, ब्रिंगिंग लॉट ऑफ पीपल ऑन टू द एक्विटी, bootstrapped, which is great, so profitable, so scalable. So I think they've done a fantastic work. तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फाइनल एडवाइस आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या देना चाहोगे? कोई भी एक एडवाइस। I think put health before wealth. Healthy body is home to a healthy mind, positive mind, and आपका जो business है finally is all coming from your mind, right? तो starting point is focus on health. Fit हो, exercise करो। मैं business कर रहा हूँ is not an excuse to deprioritize health. मुझसे तो खाने पे कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।